हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर आ गए हैं। आज तो मैंने पहले ही लिख दिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हेलो स्टूडेंट तो बोल ही दिया। चलो बढ़ते हैं भाई आगे। 2018 वाले क्वेश्चन अब हमें करने हैं। 2018 वाले 19 तक के सवाल हमने निपटा लिए थे पिछली वीडियो में। 10 साल के करेंगे, 2018 के, 16 के, 15 के, बस 3 साल के और रह रहे हैं इस चैप्टर के। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर लेंगे। चलो खैर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या बोला है। एन इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा सा आपको दिखाई देने में, वैसे तो दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा फॉन्ट छोटा है, क्वेश्चन बड़ा था। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को, देखो ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। इस डायग्राम में ऊपर एक प्लेट है, नीचे एक प्लेट है। ऊपर वाली प्लेट पर माइनस का चार्ज है बच्चों, नीचे वाली प्लेट पर प्लस का चार्ज है। तो प्लस से माइनस की तरफ, ऊपर की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ होगा। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को यहां से छोड़ा गया। कहां से छोड़ा नहीं गया, बेसिकली इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू, इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। कितने डिस्टेंस तक, 1.5 सेंटीमीटर तक। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको, वो कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है यहाँ E इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। चलो ठीक है, अब यहां से, हाँ ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगा है और इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है नीचे की तरफ। फिगर के हिसाब से तो नीचे की तरफ ही फॉल कर रहा है। ठीक है, अब यहां से दिया क्या है इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ गिरा। कितना गिरा, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो 1.5 सेंटीमीटर इसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा अगर ये रेस्ट से स्टार्ट करता है। तो मैं इसको यहां पे बना सकता हूं। अगर इसको नीचे गिरना है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन शुरुआत में इसकी स्पीड 0 है। ठीक है, नीचे की तरफ गिरा 1.5 सेंटीमीटर तक। ठीक है चलो, और यहां से यहां तक गिरने में इसको कितना टाइम लगा, अगर ये t बराबर 0 से चला तो कितना टाइम लगा। तो पहले तो ये सोचो कि जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ चलेगा तो क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा है, कौन इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा है। अब आप कहोगे इसका वेट, तो वेट तो इलेक्ट्रॉन में इतना कम होता है कि हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। वेट की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ चल पड़े, वो नहीं हम मान सकते। तो ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा नीचे की तरफ, E इंटू ई, ये फोर्स लगेगा इस पे। तो ये तो फोर्स हो गया इलेक्ट्रॉन पे, E इंटू कैपिटल ई। इस पे नीचे की तरफ लगेगा एक्सेलरेशन, जो इसको नीचे लेके आएगा। एक्सेलरेशन होता है फोर्स बटे मास, तो E इंटू कैपिटल E और बटे में इलेक्ट्रॉन का मास हो गया m। इस एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ भागेगा। ठीक है, अब E की वैल्यू हमारे पास है, चलो लास्ट में रख लेंगे सारी चीजें। ओके, अब कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, डिस्टेंस है, शुरुआत में स्पीड 0 है, टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन है, तो इक्वेशन लगनी चाहिए सेकंड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। मैं देख लेता हूँ एक बार कैसा आ रहा है, साफ आ रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया है। चलो s 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हो, कर दो यहीं कहीं।
1.5 इंटू 10 की पावर -2। u कितना है, रेस्ट से स्टार्ट किया, u की वैल्यू 0 हो गई तो ये वाली टर्म 0 हो गई, प्लस हाफ ए की वैल्यू e कैपिटल E बटे में m मास इसका, और इनटू में t² टाइम। चलो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो 1.5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू में 2m, ये जो 2 और m है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, और e इंटू ई बटे में चला गया, स्मॉल e कैपिटल E बराबर t²। अगर स्क्वायर हटा दें इसके ऊपर से, स्क्वायर हटा दें इसके ऊपर से, तो इधर लग जाएगा √। ये आंसर आ गया, टाइम आ गया 2.2 मिलीसेकंड, 2.92 मिलीसेकंड। देखो कितना दे रखा, एक मिनट में देख लेता हूँ जरा, 2.92 मिलीसेकंड के करीब आ रहा है इसका आंसर। चलो देख लेते हैं कितना बैठ रहा, तो 2.92 1.5, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा भाई, वैसे तो ये टफ पड़ेगा। चलो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 हो गया, 1.5 इंटू 2 3 हो गया, इंटू 10 की पावर -2 m, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, यही होता है, बटे में E इंटू ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया था 2 इंटू 10 की पावर 4, 2 इंटू 10 की पावर 4। तो ये आ गया। मैं एक बार इसको जरा कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ, आप भी देख लो, शायद यही आ जाएगा बस। अरे ये लिख दे रहा हूँ मैं तो, 2.92 मिली सेकेंड। चेक कर लेना इसको कैलकुलेटर से भाई, यही आना चाहिए, अगर ना आए तो कमेंट में बता देना, ठीक है। वैसे आएगा यही, क्योंकि गलती तो हमने कुछ की नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछा इसने, ये तो हो गया, ये वाला पहला सवाल, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा ये वाला। अब है इफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड, अगर इसकी डायरेक्शन ऑफ फील्ड को रिवर्स कर दिया जाए, और कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय प्रोटॉन फॉल थ्रू दिस डिस्टेंस, तो तब देखो प्रोटॉन ले लिया जाए और इसकी डायरेक्शन फील्ड की ऊपर कर दी जाए, तो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन सारी सेम होगी। इस बार क्या ले रहे हैं हम, इस बार ले रहे हैं प्रोटॉन, और फील्ड पहले ऊपर की तरफ था, फील्ड अब नीचे की तरफ लग रहा है, फील्ड इस तरफ लग रहा है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, प्लस चार्ज पे हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और माइनस चार्ज पे फील्ड के अपोजिट लगता है। तो यहां से इसको अगर देखें तो बटे में मास m कर दो, तो ये एक्सेलरेशन आ गया प्रोटॉन का, लेकिन बस फर्क पड़ेगा, जो प्रोटॉन का मास होता है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए आंसर में फर्क तो आएगा ही, पर बस हाँ कैलकुलेशन सेम है। यहाँ से यहाँ तक वही 1.5 मीटर तक जाना है, 1.5 ही था ना पहले में, हाँ वही होगा शायद, नहीं 5 सेंटीमीटर तक, 1.5 सेंटीमीटर। चलो यहाँ से यहाँ तक जाना है, u बराबर 0 से स्टार्ट करना है, टाइम निकालना है, तो सेम वही फॉर्मूला, इक्वेशन वही, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। s कितना है 1.5 सेंटीमीटर है, तो 10 की पावर -2 कर दो, u 0 हो गया, हाफ a की वैल्यू, तो a की वैल्यू हो गई आपकी स्मॉल e कैपिटल E बटे में मास m इंटू में t²। t की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 1.2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2, भाई 1.5 और 2 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने तो 3 हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इंटू में मास m, और बटे में e इंटू ई कैपिटल E। अब t स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट आ जाएगा। ये तो कैलकुलेशन अभी करके आए हैं, बस इस पूरी कैलकुलेशन में फर्क इस मास का है, मास अलग है इसका, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -2, और इस बार प्रोटॉन का मास रख दो, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.66 या 67 कह लो, इंटू 10 की पावर -27, और बटे में प्रोटॉन पे चार्ज तो वही होता है सेम 1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ई कितना दे रखा था भाई, ई कितना दिया था, शायद 2 इंटू समथिंग था, 1 मिनट देखना पड़ेगा ऊपर। ई कितना दिया था, 2 इंटू 10⁻4 था, तो 2 इंटू 10⁻4, 2 इंटू 10⁻4 और पूरे का अंडर रूट। आंसर मैच कर लेना, आंसर यही आएगा जो ये है 1.22 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। चेक करके देख लेना ऑप्शन में, आंसर मैंने यहाँ पे मतलब कैलकुलेट करके लिख ही रखा है, देख लेना यही आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी टफ रहेगी क्योंकि अंडर रूट वगैरह है, हाथ से करनी पड़ेगी, या खैर आपको तो वहाँ कैलकुलेटर से करके देख लेना, और नहीं तो प्रैक्टिस के लिए हाथ से कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। A point charge plus Q is placed at the center of O, at the center of an uncharged hollow spherical conductor। एक होलो स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, और इनर रेडियस इसकी बी दे रखी है और आउटर रेडियस इसकी, इनर रेडियस कंडक्टर ऑफ इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी। फाइंड द फॉलोइंग मैग्नीट्यूड एंड साइन, मैग्नीट्यूड एंड साइन of the charge induced on the inner and outer surface of the conducting shell। ठीक है, the magnitude of electric field vector at the distance r/2 2b from the center of shell, सेल के सेंटर से। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक बात बताओ, चलो देख लेते हैं इसको भी, क्या सवाल है ये। पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा है सेंटर ओ पे, रख दो प्लस का क्यू ये रखा है, ये हो गया जी प्लस का क्यू सेंटर पे चार्ज। ठीक है, होलो है, अंदर से खाली है, यहाँ पे मटेरियल है, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मटेरियल है, अंदर से खाली है, अंदर वाली रेडियस ए है, बाहर वाली रेडियस बी। ठीक है, द मैग्नीट्यूड एंड साइन चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस, इसकी अंदर वाली सरफेस पे चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा, इंडक्शन की वजह से प्लस चार्ज के सामने माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का चार्ज इस पे इंड्यूस्ड हो जाएगा। इस तरीके से कितना चार्ज होगा इंड्यूस्ड, माइनस का कैपिटल क्यू, ये चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा। अब अंदर वाली सरफेस पे माइनस आया, क्यों, क्योंकि प्लस ने माइनस को अट्रैक्ट किया, जो सेंटर पे रखा है प्लस है और इस वाली सरफेस के माइनस चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया, तो सरफेस पे माइनस चार्ज, तो दूर वाली फेस पे कितना आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, इससे इतना ही प्लस चार्ज, दूर वाली फेस पे इतना ही प्लस चार्ज आ जाएगा। लो जी, प्लस का क्यू आ गया। ओके, अब पूछा है पहला सवाल, साइन बताइए चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस, इनर और आउटर सरफेस पे साइन बताना है, चार्ज कैसा आया है। तो भाई साहब इनर सरफेस पे तो नेगेटिव आया है, देख लो नेगेटिव आया है, देखो इनर वाली सरफेस पे, और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव आया है, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक बच्चों, पहला सवाल तो हो गया। फिर दूसरे में, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट द डिस्टेंस a इक्वल्स टू r इक्वल्स टू a/2, r इक्वल्स टू a/2 पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो भाई साहब 0 होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम a/2 देखें तो यहां से यहां तक की ये लेंथ पूरी a है, अंदर वाली रेडियस, हम उसके भी आधी रेडियस, तो मतलब सिर्फ कलर चेंज करके दिखाता हूं, सिर्फ हम आधी रेडियस तक का ही यहां से एक सर्किल खींच लेते हैं, यहां तक आधी रेडियस का, तो यहां पे हमें फील्ड देखना है। अब एक बात बताओ, अगर हमने ये सरफेस खींची है, क्या इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज बंद है, नहीं, 0 नहीं होगा भाई, अंदर तो चार्ज है इसमें,
चार्ज है, बिल्कुल है। तो अंदर का चार्ज जो है ये चार्ज कितना है, क्यू है, प्लस का क्यू है, तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। मान लो अंदर वाली सरफेस ये है, ये इसका रेडियस हो गई a/2, सेंटर पे चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, वो भी प्लस का, तो इसमें से फील्ड निकल रहा होगा बाहर की तरफ ई। इस फील्ड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, गॉस थ्योरम से कर सकते हैं। तो गॉस थ्योरम लगाएंगे, ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में एरिया, पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसे होगा, ये पूरा कंप्लीट एरिया, और क्यू इनसाइड, इस सरफेस के अंदर बंद चार्ज, क्यू इनसाइड का मतलब है सरफेस के अंदर बंद चार्ज, वो कितना है, कैपिटल क्यू, और बटे में एप्सिलॉन नॉट। चलो ई की वैल्यू तो सर निकालनी है हमको, ए बोलो, तो ए हो गया एरिया, एरिया इसका पूरा सरफेस एरिया, तो वो हो जाएगा 4πr², आर हो गया a/2 का होल स्क्वायर, इक्वल्स टू क्यू इनसाइड, इसके अंदर का बंद चार्ज हो गया कैपिटल क्यू, और बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया कि ये हो गया 4πa² बटे में 2 नहीं 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और उधर हो गया क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा भड़कीला सा कलर लगता है ये। चलो तो यहां से ये 4 से 4 कट गया बच्चों, ई ये आ गया πa² इक्वल्स टू क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, इसे बटे में ले जाओ, तो ई आ गया यहां से क्यू बटे में पाई एप्सिलॉन नॉट पाई, पहले एप्सिलॉन नॉट लिख लो, 4 एप्सिलॉन नहीं, पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिख लो, चलो पाई एप्सिलॉन नॉट a², ये बटे में चला गया इसके, बस ये हो गया हमारा ई की वैल्यू आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कहाँ, अंदर a/2 डिस्टेंस पे जो सरफेस बनाई है उस पे आ गया ये फील्ड। चलो आगे क्या पूछा है इसने, ये तो आ गया हमारा, इसका कौन सा आंसर है, ये वाला देखो, ये आंसर है। यहाँ जो ये 4 आ रहा है ना, ये 4 से 4 काट दोगे तो वही आंसर आ जाएगा जो हमने किया है, क्यू बटे पाई एप्सिलॉन नॉट a², देखो वही है, 4 से 4 कट जाएगा तो ये आंसर आ गया भैया हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या पूछा इन्होंने, r = 2b पे बताइए, r = 2b। तो देखो यहां से b यहां तक की रेडियस है, ये यहां तक की, 2b का मतलब और आगे जाओ, यहाँ ये है लेंथ 2b, और इस पे यहाँ पे एक सरफेस खींच लो ऐसे ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर बंद चार्ज ढूंढो कितना है। तो चलो मैं इसको, या चलो यहीं कर देता हूं, इसके अंदर पूरी सरफेस के अंदर बंद चार्ज ढूंढो कितना है। तो भाई साहब इसके अंदर बंद, एक तो सेंटर पे रखा है ये क्यू, यहाँ पे -q, और बाहर पे +q, तो टोटल चार्ज कितना बंद हो गया इसके अंदर। फिर यही कैलकुलेशन लगाने वाला हूं, थोड़े ऊपर कर देता हूं कैलकुलेशन, फिर वही गॉस थ्योरम वाली, E इंटू ए इक्वल्स टू क्यू इनसाइड और बटे में एप्सिलॉन नॉट। ई यहाँ पे इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, ई है। एरिया इस बार रेडियस कितनी ले रखी, 2b, तो 2b में एरिया हो जाएगा इसका पूरी सरफेस का। अब ये कैसी सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, तो 4π 2b का होल स्क्वायर। चलो इक्वल्स टू में q इनसाइड, इसके अंदर बंद चार्ज, सेंटर पे रखा है प्लस का q, अंदर वाली फेस पे यहाँ पे इस पे आ गया माइनस का q, बाहर वाली फेस पे ये वाली जो फेस है इस पे आ गया प्लस का q, तो टोटल चार्ज बंद हो गया +q -q +q, ये टोटल बंद चार्ज, और बटे में एप्सिलॉन, -q +q कट गए बच्चों, ये 4 × 4 16 आ गया, तो E 16πb² आ गया ये सॉल्व करके, और इधर बचा q बटे में एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू अगर निकाले यहाँ से तो q बटे में, इसे बटे में ले जाओ तो 16π एप्सिलॉन नॉट b²। अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कुछ डाउट नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43, और मैं इसको कराने वाला नहीं हूं। वजह वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। 2019 के सवालों में ये क्वेश्चन था। देखो मैं पीछे करके दिखाता हूं आपको। ई एक्स अल्फा एक्स, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन 2019 के सवालों में था। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको कहाँ था ये। इससे तो आगे था यार वो। हाँ ये रहा, देखो ये रहा 2019 के सवालों में। कहाँ गया, इससे पहले था। हाँ ये रहा, 2019 के सवालों में था ये लास्ट क्वेश्चन, 40 नंबर। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन वही है 43, 44 नहीं 43। तो 43 पे ये क्वेश्चन सेम वही है जो 40 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप इसके लिए कृपया 40 नंबर का सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 40 को देखें। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें बोला डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बताइए। तो वो तो आप खुद करोगे डिफाइन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इज इट ए स्केलर क्वांटिटी, और मतलब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर है या स्केलर है, तो स्केलर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ए पॉइंट चार्ज q is at a distance of d by 2 directly above the center of square of side d as shown in the figure. Use Gauss law, obtain the expression for the electric flux through the square. स्क्वायर की एक साइड दे रखी है, और स्क्वायर मतलब स्क्वायर दे रखा है एक, और उस स्क्वायर से निकलने वाला फ्लक्स बताना है कितना होगा अगर उससे d/2 डिस्टेंस पे। ठीक है, एक काम कर लेते हैं। देखो ऐसा है, ये मान लो कोई स्क्वायर है और इसकी साइड d है, ये d साइड है। अब इसके इस तरह से है स्क्वायर, इस तरह से। अब ऐसे तो मैं दिखा नहीं सकता आपको, 3D फिगर है, तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। अब इससे d/2 डिस्टेंस ऊपर की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ d/2 डिस्टेंस ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस बनेगी यहां से d/2 डिस्टेंस, उस d/2 डिस्टेंस पे यहां पे एक चार्ज रखा है q। अब बताना है इसमें से फ्लक्स तो चारों तरफ निकल रहा होगा, इधर भी निकल रहा होगा, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ इधर ऐसे ऐसे फ्लक्स निकल रहा होगा। भाई किसी भी चार्ज में से हमेशा चारों तरफ फ्लक्स निकलता है, और कितना निकलता है टोटल फ्लक्स। तो एक चार्ज में से टोटल जो फ्लक्स निकलता है चारों तरफ वो Q/ε0 होता है। Q चार्ज है अगर उसमें से, लेकिन इसमें से सिर्फ इसके हिस्से में कितना फ्लक्स आ रहा है। कलर चेंज करके दिखाता हूं। सिर्फ हम अगर पूछना चाहें इसके हिस्से में कितना आ रहा है, यहां से ऐसे 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 ऐसे, ये सिर्फ स्क्वायर में से कितना पास हो रहा है ये बताना है। स्क्वायर में से कितना पास है, चारों तरफ कितना हो रहा है ये तो ठीक है, स्क्वायर में से कितना पास हो रहा है। तो भाई एक काम करो, स्क्वायर में से ऐसे नहीं देख सकते, एक सिमेट्री बनानी पड़ेगी। अब वो सिमेट्री देखो मैं कैसे बनाऊंगा। पहले मैं इसको हटाता हूं। मैं सिमेट्री कैसे बनाऊंगा जरा वो देखो। मैं काम करता हूं, पहले 3D की एक फिगर बनाता हूं। फिगर कहां से बनेगी 3D वाली। मुझे ही पता नहीं, आधी चीजें तो अभी पता ही नहीं चलता कौन सी चीज कहां से बनती है। 3D की फिगर्स पता नहीं कहां से बनेगी। चलो छोड़ो, बाद में देखेंगे। मैं खुद ऐसे ही बना लेता हूं। मुझे एक जो है एक स्क्वायर बना लिया मैंने। स्क्वायर नहीं, बेसिकली बनाना है क्यूब। ये है क्यूब, इस क्यूब की साइड ए है, इस तरह से ये क्यूब है।
इस तरह से, और इसकी साइड ए है, और बीचों बीच में एक रखा है भाई चार्ज, ये रखा बीचों बीच में एक चार्ज। इस चार्ज के सामने अगर चार्ज बीचों बीच रखा है, इधर क्यूब की एक साइड, इधर एक साइड 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ऊपर 5 और एक ये 6 साइड है। अब ये जो 6 साइड है, नीचे हर साइड क्या है, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इधर भी एक स्क्वायर है, इधर भी ऊपर भी एक स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर सारे सेम साइज के स्क्वायर है। तो इन सब में से ये 6 साइड हो गई तो 6 स्क्वायर हो गए। इन सारे स्क्वायर में से जो निकलने वाला इस टाइप का फ्लक्स है, देखो ऐसे निकल रहा है, इन 6 के 6 में से कितने फ्लक्स निकल रहे होंगे, मतलब टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, 6 स्क्वायर में से टोटल फ्लक्स निकलता है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। टोटल क्यू चार्ज में से कितना फ्लक्स निकलता है, क्यू बटे एप्सिलॉन। अब हमें तो एक स्क्वायर सिर्फ नीचे की सरफेस, ये नीचे वाली सरफेस, जो ये सिर्फ नीचे वाली फेस है, ये वाली, इस फेस से देखना है इससे कितना निकलेगा, यही तो है सेम सवाल। अब यहां पे तो एक स्क्वायर दे रखा था, मैंने इस टाइप के पूरे 6 स्क्वायर लगा दिए क्यूब की शेप में। भाई ये नीचे वाला स्क्वायर हो गया, नीचे वाला स्क्वायर हो गया, फिर एक इधर 2, ऊपर 3 4, एक इधर 5, एक इधर 6, ये नीचे वाला है, और बीच में d/2 डिस्टेंस पे बीचों बीच रखा है ये। तो ये बीचों बीच रखे होने की वजह से बिल्कुल सब में बराबर सिमेट्री बन रही है, सिमेट्री की वजह से बराबर फ्लक्स जा रहा है। तो 6 स्क्वायर में फ्लक्स जा रहा है इतना, तो एक स्क्वायर से फ्लक्स कितना जाएगा, 6 स्क्वायर से तो इतना जा रहा है, तो एक स्क्वायर से फ्लक्स जाएगा बच्चों बटे 6 कर दो, ये 6 बटे में आ जाएगा क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपका आंसर। तो आंसर आ गया, देखो ये हमारा आंसर है क्यू बटे 6 एप्सिलॉन। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, आसान था। अगला पढ़ो। इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव्ड एट डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्वायर एंड साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल। अगर हम इस स्क्वायर का साइज डबल कर दें, और साइज डबल करके इस बार साइज हम इसका डबल करने वाले हैं, लो बड़ा कर दिया इसका साइज इस टाइप से, और ये लो, और पहले अब 2d कर दो, इसकी जो साइड है 2d, ठीक है। और पहले ये d/2 पे रख रखा था, यहां पे अंदर वाली जो इस तरीके से है, साइज डबल कर दिया हमने 2d, और पहले d/2 पे रख रखा था, नीचे वाली सरफेस जो थी स्क्वायर की उससे d/2 अब d पे रख दिया, तो अब भी सेंटर पे आ गई। d का मतलब तो बीचों बीच आ गया ना भाई, ये साइड लेंथ जो है ये 2d है, तो उसका आधा होगा d, तो ये सेंटर पे बन गया इसके। 3D में देखो इसको, 3D में ऐसे तो आपको लग नहीं रहा होगा, पर ये सेंटर है इसका, ठीक है। तो ये इस सरफेस से नीचे वाली सरफेस से d डिस्टेंस ऊपर है, d डिस्टेंस ऊपर है, तो बीचों बीच है, अब भी है, अब भी बीचों बीच है, तो फ्लक्स फिर से उतना ही जाएगा। अब आपसे पूछा है कि ये अब तो नीचे वाला स्क्वायर ये बड़ा हो गया साइज में, अब तो ये नीचे वाला स्क्वायर जो है ये बड़ा हो गया साइज में, तो बड़ा होने की वजह से ये नीचे वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, क्या इससे कुछ फ्लक्स ज्यादा निकलेगा या उतना ही निकलेगा, कैसा निकलेगा? तो भाई साहब फिर से वही बात है, इससे इस चार्ज से क्यू चार्ज से, ये जो क्यू चार्ज है इससे टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, फाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन वो क्यू बटे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू चार्ज से कितना फ्लक्स निकल रहा है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस चार्ज से निकलने वाला टोटल फ्लक्स क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है, 6 फेस से, वही फिर से 6 फेस, 1 2 3 4 ऊपर 5 नीचे 6। अब नीचे वाली से चाहिए मुझे सिर्फ एक से, तो 6 फेस से फिर वही क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से कितना निकलेगा, क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सेम यही आंसर पहले वाले में था। पहले वाले आपने इसका साइज डबल कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं। क्यों? साइज डबल होने से फ्लक्स बढ़ेगा नहीं, नहीं। आप किसी का सरफेस एरिया बढ़ा दो, उससे कुछ नहीं बढ़ता फ्लक्स, फ्लक्स बढ़ता है क्यू से, उसके अंदर कितना चार्ज बंद है, चार्ज उसके अंदर अब भी आपने वही क्यू बंद कर रखा है, चार्ज बढ़े तो फ्लक्स बढ़े, फ्लक्स जो डिपेंड करता है वो चार्ज पे डिपेंड करता है, उसके बाहर की सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। अब आप ऐसे सोच लो, मान लो ये चार्ज,
और ये छोटी सरफेस है, इस चार्ज में से कितना फ्लक्स निकलेगा? फ्लक्स होता है ये लाइन, ठीक है ना। तो कितनी लाइनें निकल रही? 1 2 3 4 5 6। अगर सरफेस बड़ी कर दी हमने और चार्ज वही का वही है, तो अब भी लाइनें देखो उतनी की उतनी नहीं निकल रही क्या? 1 2 3 4 5 और 6। पहले भी 6 लाइनें निकल रही थी, छोटी सरफेस थी, बड़ी सरफेस करके भी 6 ही लाइनें निकल रही है। क्योंकि सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता फ्लक्स, फ्लक्स डिपेंड करता है उसके अंदर बंद चार्ज पे। तो बंद चार्ज नहीं बढ़ाओगे तो फ्लक्स उतना का उतना ही रहेगा, तो इसलिए यहां पे भी सेम आंसर आएगा हमारा बच्चों। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 जो कि 2018 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको निपटाते हैं, करते हैं इसको भी। क्या बोला है जरा देखते हैं भाई। इसमें कहा है यूज गॉस लॉ टू डराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट। 1 मिनट, बंद हो गया था बीच में। चलो, तो कहा है ड्यू टू स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी लेम। ये तो डेरिवेशन वाला सवाल है, डेरिवेशन करना है तो इसके लिए तो मैं आपको बता दूं। मान लो कोई लाइन है, उस लाइन पे पूरी पे चार्ज फैला हुआ है लैम्डा कूलाम पर मीटर की डेंसिटी के हिसाब से, मतलब 1 मीटर में लैम्डा कूलाम चार्ज। अब इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, प्लस चार्ज है तो, और कितना होगा तो उसको हम डिराइव करते हैं गॉस थ्योरम से। और इसकी वैल्यू कितनी आती है? तो ये वैल्यू आती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है ना। इसमें ई आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि सेकंड ये तो आप लोगों को गॉस थ्योरम से प्रूफ करना पड़ेगा, डेरिवेशन मैंने नोट्स में करा रखा है। ठीक है, और दूसरे में ग्राफ बनाना है इसका ई का आर के साथ। तो ई का आर के साथ ई 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल है, या आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह लो। इधर ई बनाइए, इधर आर, तो ग्राफ बनेगा इसका इस टाइप से। ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब भी y प्रोपोर्शनल टू 1/x होता है तो इसी टाइप का ग्राफ बनता है। ये तो आपको बात पता होनी चाहिए, पहले भी बहुत बार ये डिस्कस हो चुका है। चलो, ये सवाल अच्छा है। इसमें जो ये 3rd नंबर का सवाल है, ये अच्छा सवाल है, इसको जरा पढ़ते हैं और करते हैं। इस सवाल में क्या बोला है कि फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज q फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 टू r2। r2 बड़ा है r1 से। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये लाइन चार्ज है, उसी सवाल में आगे का पार्ट है, ये इनफाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज है। ओके, इससे अगर मैं r1 डिस्टेंस पे फील्ड निकालता हूं, यहां r1 डिस्टेंस पे फील्ड निकालता हूं, तो यहाँ पे जो फील्ड आएगा बच्चों वो आएगा E1 R1 डिस्टेंस पे। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ के जाएंगे यहाँ R2 डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस तो R1 है, यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक है ये R2, यहाँ से। तो ये है आपका इस पॉइंट पर जो फील्ड है वो है E2। क्या हमें E1 और E2 की वैल्यू पता है? तो बिल्कुल पता है। E1 की वैल्यू तो है बच्चों, अभी फॉर्मूला लिखा था हमने लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, और E2 की वैल्यू होगी यहाँ पे, तो वो हो जाएगी लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। ये वैल्यू है। E1 और E2, यहाँ का भी फील्ड हमें पता है और यहाँ का भी फील्ड हमें पता है। चलो ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि वर्क बताइए अगर किसी क्यू चार्ज को, स्मॉल क्यू चार्ज लिख रखा है, स्मॉल क्यू चार्ज को ब्रिंग करना है, मतलब लेके जाना है R1 से R2 पे। मान लो यहाँ पे ये स्मॉल क्यू चार्ज रखा है और इसको यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो भाई साहब, वर्क जो होता है उसको समझो, वर्क होता क्या है? तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस चार्ज पे फोर्स जो लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? तो फोर्स इस चार्ज पे इस फील्ड की वजह से इसी तरफ लग रहा होगा,
तो कितना लग रहा होगा जरा देख के बताओ। तो ये फोर्स लग रहा है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज। याद करो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है क्यू चार्ज पे, तो वो कितना लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज क्यू ई, ये लगता है। तो इस पे भी ऐसा ही लग रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता जाएगा तो फोर्स भी बच्चों बदलता जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स Q इंटू ई लग रहा है, बाहर वहां जाके लास्ट वाले पॉइंट पे जाके Q इंटू ई टू लगेगा, Q इंटू ई वन यहाँ लग रहा है, Q इंटू ई टू, बीच में कहीं कुछ और लगेगा। तो हम क्या करते हैं इसको, हमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से जब इस सवाल को करना पड़ेगा, तो फोर्स लगातार चेंज हो रहा है, तो जब फोर्स चेंज होता है तो वर्क निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे जाएंगे और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे dx। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है यहाँ, आगे की तरफ इसको खींच के लेके जाएंगे। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा x डिस्टेंस पे, तो x डिस्टेंस पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, वो कितना होगा, लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x डिस्टेंस पे यहाँ पे फील्ड पता चल गया हमको। तो इस फील्ड की वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स आ जाएगा Q इंटू में E, ये हो गया फोर्स। अब इस फोर्स से थोड़ा सा इसको आगे खिसकाया, कितनी डिस्टेंस, dx डिस्टेंस खिसकाया, तो हमने थोड़ा सा वर्क कर दिया इसके ऊपर, dw बराबर हमने नहीं किया, बेसिकली इस फोर्स ने किया, जो फोर्स इस पे लग रहा है इस तरफ। तो इसने कितना वर्क किया, थोड़ा सा खिसकाने में, कितना डिस्टेंस खिसकाया, dx डिस्टेंस, तो थोड़ा सा खिसकाने में थोड़ा सा वर्क, वो कितना आएगा, F dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू में cos थीटा, तो cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री कैसे आया, आगे की तरफ तो फोर्स है, ये देख लो आगे की तरफ ही तो ये फोर्स है, और आगे की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट है dx, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया, तो ये फोर्स आ गया। अब ये फोर्स वेरिएबल है, हमें पता है x पे डिपेंड कर रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, फोर्स कितना है, Q इंटू ई, रख दो फोर्स की वैल्यू, Q इंटू ई इंटू में dx, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई बच्चों, ये आ गया dw। एक काम करो दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर लो, एक काम करो दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दो, कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू x r1 से लेके, यहां से शुरू करना ना आपको, यहां से देखो, यहां से चार्ज को उठा के और r2 तक लेके जाना है, तो x इज इक्वल टू r1 से r2, तो लिमिट भर दी r1 से बच्चों, x इज इक्वल टू r2 तक। ठीक, थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं। अब यहां से dw का इंटीग्रेशन बच्चों w हो गया, dw का इंटीग्रेशन, और इधर r1 से r2 तक इसकी लिमिट हो गई, q इंटू में e की वैल्यू कितनी थी, ये रही e की वैल्यू, कहीं बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, तो लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, ये आ गया, और इनटू में बच्चों dx। कांस्टेंट जो है उनको बाहर निकाल लो, q बटे में q इंटू लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गए, अंदर बचा 1 बाई x dx, और लिमिट r1 से लेके r2 तक, ये आ गया वर्क। अब यहां से q लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कर दो log x, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, r1 से लेके r2 तक, q इंटू लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर है ही आपका, पहले ऊपर वाली लिमिट को भरेंगे, log r2 log r2 माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट को भरेंगे, x की जगह r1 भरेंगे, तो log r1। लो जी, अब ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, इधर कर देता हूं, ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, log a माइनस log b, log a माइनस log b बराबर log a बटे b, ये होता है। तो वो प्रॉपर्टी लगा दो, यहाँ w इक्वल्स टू आ जाएगा q लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा log
R2 बटे में R1। लो जी, यही वो वर्क है जो चार्ज को इस पॉइंट से उठा के यहां तक अपने आप लेके जा रहा है। ठीक है, ये फील्ड की वजह से लगा हुआ फोर्स था, उस फोर्स ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क किया। इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अभी देख लो जरा इसका आंसर, नीचे कर लो इसको, यही है आपका Q इंटू लैम्डा 2πε0, ये रहा Q इंटू लैम्डा 2πε0, ये इसका आंसर है हमारा, यही आया है Q भी है इसमें। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको बढ़िया से, इसमें बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई होगी। 2018 के सवाल बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं तो सब्सक्राइब कहता भी नहीं, देखो कहने में भी दिक्कत हो रही है, कहता भी नहीं आप लोगों को, पर कर दो यार, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। चलो कल मिलते हैं। 2018 के हो गए ना, 17 के क्वेश्चंस के साथ, हो सकता है 17 के इससे भी कम हो, चलो जितने भी होंगे 2018 वाले कंप्लीट। कल मिलते हैं।